and welcome back to Humanities. I am Purva, and in today's video we are going to learn the most important question answers for our chapter number 4, New Centers of Power, also known as Alternative Centers of Power. जी हाँ, सो वील बी डिस्कसिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए CBSE पर्सपेक्टिव से, जिसमें हमारा पास्ट ईयर क्वेश्चन से लेके द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ कवर हो जाएगा, बिगिनिंग विद द की वर्ड्स या फिर की टर्म्स जो कि आपके आंसर्स में इंक्लूडेड होनी चाहिए एंड यू शुड नो व्हाट डू दे एक्चुअली मीन। सबसे पहले आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक एसोसिएशन है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में नेशंस है, उन्होंने बनाई है मिलके टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कल्चरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस। 3 पार्ट्स हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस। क्लियर है? आगे चलते हैं। आसियान की 3 पिलर्स है कम्युनिटी के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? सबसे पहला सिक्योरिटी कम्युनिटी, फिर इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड फिर सोशो कल्चरल कम्युनिटी। ये पूरा हमारा रिविजन हो रहा है पॉइंटर्स के थ्रू। फिर आसियान वे क्या है? इट इज़ एन इंटरैक्शन दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेशन टू प्रमोट सुपर नेशनल स्ट्रक्चर्स। एक्सप्लेन मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। विद इन 30 मिनट्स होल चैप्टर कंप्लीटेड। ठीक है, यूरोपियन यूनियन पे आते हैं। अ ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज फाउंडेड फॉर कॉमन गोल्स लाइक फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, होम अफेयर्स एंड कॉपरेशन। ठीक है, क्या है की ऑब्जेक्टिव्स? ये सारे ये कॉमन गोल्स मिलके यूरोपियन कंट्रीज टारगेट करती हैं और इसको EU बोलते हैं। डन, आगे चलते हैं। मार्शल प्लान क्या था? मार्शल प्लान आपका EU से कनेक्टेड है। अ प्लान इंट्रोड्यूस्ड बाय USA टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प फॉर द रिवाइवल ऑफ यूरोपियन इकोनॉमी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ओपन डोर पॉलिसी क्या है हमारा? द पॉलिसी अडॉप्टेड टू इनवाइट इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड टू चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज, सिमिलरली लाइक EU का ही एक ये स्टेप था, राइट? आगे चलते हैं। SEZs, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अलग से जोन्स क्रिएटेड फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स टू सेट अप देयर ओन एंटरप्राइजेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एंड ब्रिक्स हमारा इट इज़ द एक्रोनिम कॉइंड फॉर, यानी कि ये इनिशियल्स हैं इन कंट्रीज़ के, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू आवर क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द मार्शल प्लान? पूरा एक्सप्लेन करना है कि अमेरिका ने फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सटेंड किया यूरोपियन कंट्रीज को आफ्टर द कोल्ड वॉर इन 1945 और इसे बोलते थे मार्शल प्लान। क्लियर है? आगे फंक्शन ऑफ यूरोपियन यूनियन क्या है हमने पढ़ा था। EU प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिप्लोमेसी, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ट्रेड, डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन एड एंड वर्किंग विद मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस। ये आप सीधा NCERT से भी ले सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। स्टेट 2 फीचर्स ऑफ EU दैट मेक इट एन इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे है EU एक इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन? उसका खुद का एक फ्लैग है, एंथम है, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी है, एंड इट इज़ इमर्जिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू अ पॉलिटिकल वन। क्लियर है? इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज मच larger than that of US, allowing it to be more assertive in trade disputes with US and China. क्लियर है? आगे चलते हैं। हाउ डिड द साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि साइनो यानी कि चाइना ऑफ 1962 अफेक्ट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? इसकी वजह से जो 1962 में अक्साई चीन एरिया में वॉर हुई, वहाँ उसकी वजह से भैया कम्युनिस्ट पार्टी में डिफरेंसेस पैदा हुए और स्प्लिट आ गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट खुल गई, CPIM। क्लियर है? आगे चलते हैं। Question number 5. What are the objectives of establishing regional organizations? Important question.
नंबर 1, टू मेक द इकोनॉमी ऑफ द रीजन एट पार विद ग्लोबल इकोनॉमी, कि भैया वो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी से कोप अप कर सके, उसकी ग्रोथ हो. टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ये हमने पढ़ा था राइट अभी रिविजन के टाइम. टू प्रमोट रीजनल बैलेंस ऑफ पावर, अगेन क्लियर है. चलिए आगे चलते हैं. व्हाट आर द डेवलपमेंट एजेंडाज ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स क्या चाहता है, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, सीधा CBSE के एडेड टॉपिक्स में से कॉपी पेस्ट किया है. ठीक है, आगे चलते हैं. व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क. सार्क के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको पता होने चाहिए. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स या जो भी उसका मोटिव है. टू क्रिएट सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, वेरी इंपॉर्टेंट. टू मेक स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स इन इंटरनेशनल फोरम इन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. क्लियर है, आगे चलते हैं. मेंशन एनी 2 फंक्शंस ऑफ सार्क. सार्क क्या क्या करता है. टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया, स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन वेरियस फील्ड्स, कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस. सार्क से रिलेटेड एक जो फियर है कि इंडिया इन्वेड करेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपका क्वेश्चन में बन सकता है. क्लियर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिया इजराइल रिलेशनशिप. अच्छा, एज प्रॉमिस, जैसे मैंने कहा था कि इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप्स विद नेबरिंग कंट्रीज, मैं पूरी अलग से वीडियो लाऊंगी जिसमें हम हर एक कंट्री के साथ रिलेशनशिप को कवर करेंगे, वो आ जाएगी, डोंट वरी. क्लियर है. चलिए ये पूरा हमने लिख दिया है, यू कैन रीड इट बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. आई कांट एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ये बहुत बेसिक है क्योंकि रिलेशनशिप बताई गई है. आगे चलते हैं. इंडो रशिया की रिलेशनशिप, भैया इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप में क्या है फ्रिक्शन के कॉजेज, क्या थोड़ी प्रॉब्लम्स है. अब इधर एक नया ताज़ा पॉइंट आ सकता है रशिया और यूक्रेन की वॉर के लिए. ठीक है, कि जो इंडिया का स्टैंड है, क्लियर है, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट आ सकता है यहाँ पे. आगे चलते हैं. डिले इन डिलीवरी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, नो मोर फ्रेंडशिप प्राइसेस, सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड एंड इंफीरियर एक्सटॉक इक्विपमेंट, डाउट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रॉब्लम ऑफ स्पेयर पार्ट्स इन अपग्रेडिंग एंड मॉडर्नाइजिंग द इक्विपमेंट, एंड सबसे बड़ा पॉइंट आपका यूक्रेन रशिया वॉर. क्लियर है, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, EU इज हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. ये हमारा लॉन्ग आंसर है. पहले इसमें हम बनाएंगे फ्लो चार्ट. ठीक है भैया, पॉइंटर्स लिखते हुए, और उसके बाद हम उनको एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहला पॉइंट है वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी. फिर करेंसी यूरो थ्रेट कर देगी US डॉलर को. इकोनॉमिक पावर इन्फ्लुएंसेस क्लोज नेबर्स एज वेल एज एशिया और अफ्रीका में. उसके बाद शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू US, अलाउइंग इट टू बी मोर असर्टिव विद डिस्प्यूट्स विद US एंड चाइना. 2 मेंबर स्टेट्स ब्रिटेन एंड फ्रांस के पास परमानेंट सीट्स है US में, मेकिंग इट द अल्टीमेट सुपीरियर पावर. उसके बाद इट इंक्लूड्स सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स एज वेल फ्रॉम द in the United Nations Security Council, and EU has some US policies such as the current US position on Iran's nuclear program. क्लियर है. पहले फ्लो चार्ट बनेगा इन द लॉन्ग आंसर, जैसे मैंने ये पॉइंटर्स दिए हैं, और फिर इनको थोड़ा सा बड़ा करके एक्सप्लेन करके आप पॉइंट्स लिखेंगे. क्लियर, आगे चलते हैं. वी हैव सम मोर पॉइंट्स, सारा कुछ NCERT से ही गिवन है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, हाउ हैज़ द EU इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. भैया EU फॉर्म हुआ था कोल्ड वॉर के बाद, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ EU वॉज एडेड बाय द कोल्ड वॉर. इट बिकेम अ फोरम फॉर द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशूज़. ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. अच्छा जी, अब देखिए फोकस कहाँ पे, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी. ठीक है, कॉमन करेंसी हो सबकी. इन्होंने एक्ट करना शुरू कर दिया मोर एज अ नेशन स्टेट, जैसे एक कंट्री होती है वैसे. इनका खुद का फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट, करेंसी, जो सब हमने पढ़ा, यही सारे फीचर्स हैं जो इसको एक पॉलिटिकल यूनियन की तरफ पुश कर रहे हैं रैदर दैन एन इकोनॉमिक वन. क्योंकि आप देख सकते हैं ये सारे के सारे एक कंट्री की फीचर्स है, राइट. जैसे इंडिया का ओन फ्लैग है, एंथम है, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी है, वैसे ही. क्लियर, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस ऑफ EU. पहले इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बताएंगे, बिगेस्ट इकोनॉमी, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी विद GDP, ये एंड फिर हमारा करेंसी जो यूरो है वो US डॉलर को थ्रेट पोज करती है इन द फ्यूचर, एंड वर्ल्ड ट्रेड में शेयर जो है.
क्लियर। मिलिट्री इन्फ्लुएंस में आर्म्ड फोर्सेस, जो कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस है वो सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। जो टोटल स्पेंडिंग है वो सेकेंड है आफ्टर दैट ऑफ यूएस। 2 members of EU have large arsenals of nuclear warheads. कौन से हैं वो कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। एंड वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पूरा का पूरा हमने जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस में समझाया है वैसा ही है, पॉइंटर्स फ्रॉम द NCERT। क्लियर, आगे चलते हैं। Question number 15. How far is it correct to describe ASEAN as an alternative center of power in the world? भैया आसियान का जो रीजन है एज अ होल इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू द US, EU, जापान। इट्स इकोनॉमी इज ग्रोइंग मच फास्टर देन ऑल ऑफ दीज। एरिया कम है बट इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, फ्री ट्रेड एरिया जो आसियान फोकस कर रहा है ऑन क्रिएटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज। US एंड चाइना हैव ऑलरेडी मूव्ड फास्ट टू नेगोशिएट FTAs विद आसियान। उसके बाद रैपिडली ग्रोइंग इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो विजन 2020 था वो एक आउटवर्ड लुकिंग रोल था फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। आगे चलते हैं। दिस बिल्ड्स ऑन द एग्जिस्टिंग आसियान पॉलिसी टू एंकरेज नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट। सबसे मेन पॉइंट, आसियान प्रेफर्स टू नेगोशिएट इट आउट, टू टॉक rather than to just go out and fight with that country war and conflict, ठीक है। तो पीसफुल रेजोल्यूशन में आसियान बिलीव करता है। और इसका सिमिलर एग्जाम्पल है द एंड ऑफ कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट एंड ईस्ट तिमोर क्राइसिस। आगे चलते हैं। द करेंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ आसियान, especially its economic relevance as a trading and investment partner, is also growing in the Asian economies such as India and China. तो ये है हमारी आसियान का ग्रोथ चार्ट as a developing alternative center of power. Question number 16. Why do the people in SAARC countries share the aspiration for democracy? सारी साउथ एशियन कंट्रीज क्यों चाहती हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो? क्योंकि भैया सबसे पहली बात, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, रिच एज वेल एज पुअर एंड बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, व्यू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पॉजिटिवली एंड सपोर्ट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्योंकि भैया एक डेमोक्रेसी में वो खुद अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं और डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। दे प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ताकि आर्बिट्ररी रूल ना हो, ताकि वो एक मोनार्की ना बने, ताकि डिक्टेटरशिप ना हो। डेमोक्रेसी बिलीव्स इन नेगोशिएशन एंड डिस्कशंस। इट इज ट्रांसपेरेंट एंड प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पब्लिक ओपिनियन। क्लियर है, आगे चलते हैं। मेंशन एनी 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। जो हमने पिलर्स ऑफ आसियान पढ़े हैं 3, उनमें से इकोनॉमिक कम्युनिटी के ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। कॉमन मार्केट एरिया बनाना और प्रोडक्शन बेस बनाना विद इन आसियान स्टेट्स, to aid social and economic development in the region, to improve ASEAN dispute settlement mechanism to resolve economic disputes, main point, and to create free trade area for investment, labor and services. क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इवेलुएट द रोल एंड लिमिटेशंस ऑफ सार्क एज अ फोरम फॉर फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग एशियन स्टेट्स। यहाँ पे हमने रोल ऑफ सार्क बता दिया जिसमें हमारा साफ्ता आ गया, एंड देन द लिमिटेशंस कि भैया यहाँ पे फियर है दैट इंडिया विल इन्वेड इन देयर मार्केट्स, एंड अनदर लिमिटेशन इज दैट साफ्ता इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि ऑलरेडी जो कंट्रीज हैं वो बायलैटरल अग्रीमेंट्स में है विद द नेबरिंग स्टेट्स। वन ग्रेट लिमिटेशन इज ऑल्सो स्ट्रेन्ड बाय द इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप इन दिस रीजन। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम ब्रिक्स पे, जो कि हमारा एडेड टॉपिक है। ये टॉपिक मैंने कवर करवा चुकी हूँ, मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगी, गो एंड वॉच दैट वीडियो। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स? भैया ब्रिक्स का क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है? इंक्रीजिंग ट्रेड कोऑपरेशन बाय मेकिंग एन एक्सक्लूसिव ट्रेड ब्लॉक, ठीक है, बिटवीन दीज 5 कंट्रीज, ठीक है, यूजिंग करेंसी अदर देन US डॉलर, increasing regional cooperation, and the original objective was that developed countries used to dominate the trade with developing countries. ऐसा ना हो, एक separate trade block बने of the developing countries for trade and cooperation. These are the main objectives of BRICS.
क्वेश्चन नंबर 20, मेन प्रिंसिपल्स क्या है ब्रिक्स के? प्रमोट डेवलपमेंट फॉर ऑल, बी ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक, सेट स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स एंड मेक श्योर दे आर फॉलोड. एक्सप्लेनेशन आप रीड कर लेना. प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लिमिटेशंस क्या है ब्रिक्स की भैया? ब्रिक्स की काफ़ी सारी लिमिटेशंस है. नंबर 1, ब्राज़ील एंड इंडिया आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज whereas चाइना एंड रशिया आर नॉट. ब्राज़ील एंड रशिया एक्सपोर्ट हाइड्रोकार्बन्स, चाइना एंड इंडिया आर नेट इम्पोर्टर्स. काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं विद इन दीज 5 कंट्रीज, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी. China and Russia are permanent members of UNSC, the others are not. Structure of financial systems, levels of income, education, inequality, health challenges, ये सब भी सारी कंट्रीज़ में अलग अलग हैं. सो दे आर ऑल्सो डिफरेंट सब्सटैंशियली विद इन ब्रिक्स. तो कॉपरेशन में थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत होती है और इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22, China followed its own path in introducing a market economy. Very important question. यानी कि भैया चाइना ने क्या किया आफ्टर द कोल्ड वॉर? China did not go for shock therapy but opened their economy step by step. प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ 1982 में एंड फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हुआ इन 1998. Trade barriers were eliminated only in special economic zones where foreign investors could set up enterprises. यानी कि foreign investment के लिए बहुत ज़्यादा openness दिखाई. In China, the state played and continues to play the central role in setting up the market economy. सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है. Highlight any 4 major policy decisions taken by the Chinese leadership after 1970 for modernization of China. सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ 4 मॉडर्नाइजेशंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री में, प्रपोज्ड बाय प्रीमियर जोउ एनलाई इन 1973. ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस्ड बाय डेंग जियाओपिंग विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना. ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ओपननेस दिखाई गई एंड चाइना इंट्रोड्यूस्ड अ मार्केट इकोनॉमी विद स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी. प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ जैसे हमने पढ़ा और फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हुआ. क्लियर है? पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ज़रूर आ सकता है. आगे चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन, एनालाइज एनी 2 कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. भैया पहले बहुत अच्छी दोस्ती थी, भाईचारा था, हिंदी चीनी भाई भाई, जवाहरलाल नेहरू बहुत ट्रस्ट करते थे. उसके बाद क्या हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी डिफरेंसेस आ गए एंड चाइना ने 1950 में तिब्बत को टेक ओवर कर लिया. वहाँ से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई. उसके बाद 1962 में अक्साई चिन एरिया एंड अरुणाचल प्रदेश वाली जो वॉर थी वो हुई एंड दीज वर द मेन 2 कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. यानी कि टेरिटोरियल रीजन के ऊपर डिस्प्यूट है और वही मेन जड़ है बिटवीन इंडिया एंड चाइनाज डिफरेंसेस. क्लियर है? सो गाइज दैट इज इट फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आवर चैप्टर नंबर 4 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर. हमने सब कुछ कवर किया है. अगर कुछ भी रह गया है, देखो मैं कहूँगी आपको 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड करने का कोई पॉइंट नहीं है. ऑल दैट मैटर्स इज़ कि आप अपनी NCERT को वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी कोने से क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. अब हमारे लास्ट 2 चैप्टर्स रहते हैं from book 1 and they'll be covered by tomorrow. So guys, that is it for today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.